नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेव पर। आज 23 अक्टूबर 2025 की हमारी दैनिक परिक्रमा में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। पहले राष्ट्रीय समाचारों पर ध्यान देंगे, जहां डिजिटल संप्रभुता, सेना के आधुनिकीकरण और आर्थिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे प्रमुख हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जिसमें वैश्विक तनाव और ऊर्जा राजनीति शामिल है। यह परिक्रमा रक्षा अध्ययन, राष्ट्रीय सुरक्षा और भूराजनीतिक प्रभावों पर केंद्रित है, जो आपके ज्ञान को समृद्ध करेगी। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय समाचार। भारत ने बांग्लादेश से इंटरनेट बैंडविड्थ आयात को पूरी तरह बंद किया। भारत ने अपनी डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें बांग्लादेश से इंटरनेट बैंडविड्थ आयात को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। ये कदम विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा, क्योंकि अब इस क्षेत्र को 100% घरेलू नेटवर्क प्रणाली से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। पहले भारत के पूर्वोत्तर हिस्से, विशेषकर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और असम जैसे राज्यों का लगभग 10% इंटरनेट ट्रैफिक बांग्लादेश के माध्यम से आता था, जो कुल 20 Gbps बैंडविड्थ था। लेकिन अब भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपनी स्वदेशी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, राष्ट्रीय फाइबर बैकबोन और सैटेलाइट आधारित गेटवे जैसे GSAT 30 और ASIL सैटेलाइट्स के माध्यम से पूरे पूर्वोत्तर को जोड़ दिया है। इससे न केवल डिजिटल सुरक्षा में वृद्धि होगी, बल्कि डेटा संप्रभुता भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि अब कोई विदेशी रूट पर निर्भरता नहीं रहेगी। भारत ने बांग्लादेश से इंटरनेट बैंडविड्थ आयात 8 फरवरी 2016 को औपचारिक रूप से शुरू किया था, जब BSNL ने बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी BSCCL से त्रिपुरा के अगरतला के लिए 10 Gbps बैंडविड्थ का अनुबंध किया। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2015 की ढाका यात्रा के दौरान हुए द्विपक्षीय समझौते का हिस्सा थी, जिसके अंतर्गत कॉक्स बाजार, बांग्लादेश से अगरतला तक ऑप्टिकल फाइबर लाइन के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 Gbps कनेक्टिविटी प्रदान की गई। तकनीकी रूप से ये लिंक अखौरा अगरतला सीमा पर आधारित था, जहां पहले एक ट्रायल रन दिसंबर 2015 में सफल रहा और अनुबंध 1 से 3 वर्ष के लिए था, जिसे बाद में बढ़ाया गया। शुरुआती दर $10 प्रति Mbps थी, जो बाद में $6 प्रति Mbps तक घट गई और बांग्लादेश को इससे सालाना लगभग 9.6 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा था। 2016 के बाद भारत ने कभी कभी आयात रोका भी, लेकिन 2025 तक कुल 20 Gbps तक पहुंच गया। अब 21 अक्टूबर 2025 से BSNL ने शेष 10 Gbps लिंक को भी बंद करने की सूचना दी, जिससे आयात पूरी तरह थम गया। इस बंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डेटा संप्रभुता मजबूत होगी, क्योंकि ट्रैफिक अब घरेलू रूट्स पर रहेगा, जिससे साइबर जासूसी या इंटरसेप्शन का खतरा 70 से 80% कम हो जाएगा। नेटवर्क रिडंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि BSNL ने पूर्वोत्तर को राष्ट्रीय बैकबोन, 45,000 किलोमीटर फाइबर और सैटेलाइट बैकअप से जोड़ा है, जो सीमा विवाद या केबल कट की स्थिति में सेवाएं बनाए रखेगा। रणनीतिक रूप से यह पूर्वोत्तर की सीमावर्ती सुरक्षा को मजबूत करेगा, जहां रक्षा संचार जैसे आर्मी नेटवर्क अब विदेशी निर्भरता से मुक्त होंगे। आने वाले समय में BSNL 5G सेवाओं को इसी नेटवर्क पर लॉन्च करेगा, जिससे स्पीड 1 Gbps तक पहुंचेगी और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रक्षा क्षेत्र में कनेक्टिविटी 24/7 उपलब्ध होगी। सरकार का कहना है कि यह डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख हिस्सा है। अब जानते हैं कि बांग्लादेश को इससे प्रत्यक्ष नुकसान क्या होगा। इस बंद से बांग्लादेश का सालाना 9 से 10 करोड़ रुपए का राजस्व समाप्त हो गया। साथ ही भविष्य के विस्तार अवसर, जैसे 40 Gbps तक, बंद हो गया। BSCCL की रणनीति प्रभावित होगी, जो भारत जैसे बड़े बाजार पर निर्भर थी। भारतीय सेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइनों का अनुबंध साइन किया,
भारतीय सेना ने अपनी इन्फैंट्री को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अनुबंध साइन किया है, जिसमें 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल CQB कार्बाइनों की खरीद के लिए कुल 2,770 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह अनुबंध बाय इंडियन श्रेणी के अंतर्गत भारतीय कंपनियों भारत फोर्ज, कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स को 60% 2.55 लाख यूनिट्स 1,662 करोड़ रुपए और PLR सिस्टम्स, अदानी ग्रुप और इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज का JV को 40% 1.70 लाख यूनिट्स 1,108 करोड़ रुपए के बीच वितरित है। कार्बाइन 5.56-45 mm नाटो अम्यूनिशन पर आधारित है, जो पुरानी 9 mm स्टर्लिंग सबमशीन गन्स 1940 के दशक की ब्रिटिश डिजाइन 380 बटालियनों में तैनात को पूरी तरह बदल देगी। डिलीवरी सितंबर 2026 से शुरू होगी और 24 महीनों में पूरी हो जाएगी, जिससे सेना की क्लोज रेंज फायर पावर में 50% वृद्धि होगी। यह हथियार DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARD, पुणे और भारत फौज के सहयोग से विकसित है, जिसमें 70% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। इसमें पिकाटिनी रेल सिस्टम है, जो ऑप्टिक्स, लाइट और ग्रिप्स के लिए अनुकूल है, साथ ही इम्प्रूव्ड एर्गोनॉमिक्स और लो रिकॉइल। यह काउंटर टेरर, अर्बन वॉरफेयर और सीमा संघर्षों के लिए डिजाइन की गई है, जहां सटीकता और मोबिलिटी जरूरी है। DG इन्फैंट्री लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने कहा, ये पुरानी प्रणाली को बदलकर सैनिकों को आधुनिक मेटलर्जी, एक्यूरेसी और फायर रेट देगा, जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों से सीखे गए सबकों पर आधारित है। ये इन्फैंट्री मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है, जिसमें अश्वनी ड्रोन प्लाटून्स, प्रति बटालियन 10 ड्रोन्स, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, वेस्ट प्रोटेक्शन और नाइट विजन 50,000 यूनिट्स शामिल हैं। डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव के अंतर्गत ये ह्यूमन रिसोर्स, सर्वाइवेबिलिटी और बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करता है। भारतीय सेना ने स्वदेशी नाग MK2 ATGM और नामिका MK2 के लिए मेगा अनुबंध प्रस्तावित किया। भारतीय सेना ने एंटी टैंक क्षमता को दोगुना करने के लिए 107 नामिका MK2 लॉन्च वाहनों और 2,408 नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों ATGM की खरीद का प्रस्ताव रखा है, जिसकी अनुमानित लागत 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए है। यह बाय इंडियन DDM श्रेणी का अनुबंध रक्षा अधिग्रहण परिषद DSC की आज की बैठक में अनुमोदित होने की उम्मीद है और भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL DRDO के सहयोग से उत्पादन करेगी। नाग MK2 तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉगेट मिसाइल है, जो सभी मौसमों, बारिश, धुंध, रात में काम करती है और टॉपटैक मोड में शत्रु टैंकों के ऊपरी कवच, जो 200 से 500 mm पतला होता है, को नष्ट करती है। इस मिसाइल की लंबाई 1,832 mm, व्यास 150 mm, वजन 42 किलोग्राम, गति 220 से 230 मीटर सेकंड, अधिकतम रेंज 7 से 10 किलोमीटर, नाग 1 की 4 किलोमीटर से अपग्रेड, न्यूनतम रेंज 500 मीटर है। गाइडेंस इमेजिंग इंफ्रारेड IIR सीकर से, जो लॉक बिफोर आफ्टर लॉन्च तकनीक का उपयोग करता है, सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी 90% तक हो गई है। यह एम्फीबियस है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नाग प्रोग्राम भी 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का हिस्सा था, लेकिन शिथिल पड़ा हुआ था। अब इस प्रोग्राम पर भी तेजी से काम हो रहा है। DG इन्फैंट्री लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने कहा कि भैराव बटालियन, कार्बाइन और लाइट कॉम्बैट यूनिट्स के साथ त्वरित आक्रमण क्षमता बढ़ेगी। नो फर्स्ट यूज नीति के अंतर्गत डिटरेंस मजबूत होगा। ये इन्फैंट्री डे 27 अक्टूबर से पहले ये सेना आधुनिकीकरण की गति दर्शाता है। नाग और नामिका सेना को एंटी टैंक वार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब बात करते हैं उस नीति की जहां भारत ने सस्ते चीनी आयातों पर एंटी डंपिंग और सेफगार्ड उपायों की योजना बनाई है। भारत ने चीनी सस्ते आयातों पर सख्त कार्रवाई की रणनीति अपनाई है, जिसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी, एड और सेफगार्ड ड्यूटी से इलेक्ट्रॉनिक्स,
केमिकल्स और स्टील उद्योगों को अनुचित मूल्य निर्धारण से बचाया जाएगा। 2024 से 25 में भारत चीन व्यापार घाटा 99.2 अरब डॉलर पहुंचा, जहां चीनी आयात 101.7 अरब डॉलर थे। DGTR ने 2017 से 2025 में 18 चीनी उत्पादों पर ऐड लगाई, जो WTO अनुपालनित हैं। अब चलिए जानते हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया। ट्रंप के 25% टैरिफ से चीन ने भारत सहित कई देशों में डंपिंग बढ़ाई। भारत ने कच्चे माल, रेयर अर्थ पर छूट तो बनाए रखा, लेकिन कठोरता बनी रही। अब इन एंटी डंपिंग सेफ गार्ड उपायों से स्टील मिलों को थोड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही अब भारत इन सभी प्रकार के आयात में विविधीकरण जैसे थाईलैंड, वियतनाम से आयात की दिशा में आगे बढ़ेगा। इससे मेक इन इंडिया को गति भी मिलेगी और FDI आकर्षण भी बनेगा। यह निर्णय भारत से आर्थिक संप्रभुता का संदेश भी देगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार की, जहां रूस ने रणनीतिक परमाणु सेनाओं के साथ बड़े पैमाने पर अभ्यास किया है और इसकी विश्व में बड़ी चर्चा हो रही है। रूस ने कल अर्थात 22 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निगरानी में रणनीतिक परमाणु अभ्यास किया, जिसमें ICBM, क्रूज मिसाइलें और सबमरीन लॉन्च शामिल थे। यह यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 से 5 लाख प्लस हताहत के बीच नाटो को चेतावनी है। अभ्यास परमाणु त्रयी को कवर कर रहा था, जिसमें थल सेना के लिए यार्स ICBM, प्लेसेट से कुरा रेंज 11,000 किलोमीटर रेंज, जल सेना के लिए सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रायांस्क सबमरीन, बैरेंट सागर और वायु सेना के लिए TU-95 MS बॉम्बर्स एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वॉली शामिल थी। कमांड सेंट्रल कंट्रोल सेंटर से जनरल वेलरी गेरासिमोव ने परमाणु उपयोग रिहर्सल किया। इसके सभी उद्देश्य सफल रहे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि न्यू स्टार्ट संधि 2026 समाप्त हो जाएगी। नाटो के यूक्रेन सहयोग को बढ़ाने के समाचार के बीच यह अभ्यास शक्ति संतुलन का प्रदर्शन कहा जा सकता है। और इसके बाद अमेरिका ने रूस की 2 प्रमुख तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए और युद्ध विराम की मांग की। अमेरिका ने कल अर्थात 22 अक्टूबर 2025 को यूक्रेन युद्ध विराम की मांग के साथ रूस की रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाया। कार्यकारी आदेश 14,024 के अंतर्गत सभी सहायक 50% प्लस स्वामित्व ब्लॉक से अमेरिकी लेनदेन प्रतिबंधित कर दिया गया। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह पुतिन की युद्ध समाप्ति से इनकार पर निशाना है। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि रूस इनसे अब डरने वाला तो नहीं है। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रमुख रक्षा समाचार। आपको परिक्रमा का आज का एपिसोड कैसा लगा, कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए रक्षा समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।